आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स 14 जनवरी का। और ये हेल्पफुल रहेगा बैंक, एसएससी, रेलवे के जो एस्पिरेंट है इन सब के लिए। तो पहले से बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि अभी एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक स्टेट मीटिंग था 2025 का, जिसको चेयर किया जा रहा था बाय राजीव रंजन सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है। तो ये जो है चेयर कर रहे थे इस बार नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो स्टेट मीटिंग था 2025 का। और ये जो स्टेट मीटिंग था ये गुवाहाटी आसाम में होने जा रहा था, ठीक है। तो इस स्टेट मीटिंग का काम क्या था? इस स्टेट मीटिंग का काम था जो प्रधानमंत्री संपदा योजना है, इसमें कैसा काम चल रहा है उसको रिव्यू करने का प्लान था। और इस इवेंट को देखें तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी। तो ये भी सबको ध्यान देनी है कि कौन जो है इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज कर रहा था, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था, इतना बड़ा न्यूज़ नहीं है और इसमें ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो नेक्स्ट जो है लॉन्चेस आ रहे हैं। तो ये आ रहा है कि जो डीएसपी एसिड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक तरह का मान सकते हो एएमसी है। तो इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स, और इसके साथ ईटीएफ भी लॉन्च किया गया है। अब बीएससी के बारे में पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत टॉप 30 कंपनीज को रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है, ये जो इंडेक्स फंड है इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जो टॉप 30 इंडेक्स फंड है उसको ना उठा के उसके जो नेक्स्ट 30 है उसको उठाया जाएगा इस फंड में, ठीक है। और इसके बाद ये इंडिया का पहला ईटीएफ और फिर इंडेक्स फंड भी बन चुका है, जो कि नेक्स्ट जो 30 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स का, उसका उठाया जाएगा। तो ये इसका जो भी ऑफरिंग है ये होगी न्यू फंड ऑफरिंग के अंतर्गत, और ये ओपन रहेगा 10 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक। ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है डेट आपके लिए, डेट्स को इतना ध्यान मत दो। अब बस इतने ध्यान दो कि ये इंडिया का पहला जो बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड है और ईटीएफ है, ये लॉन्च करने वाली जो एसिड मैनेजमेंट कंपनी है वो है डीएसपी एसिड मैनेजर। तो इस सबको ध्यान देनी है। इसके साथ आपको ये चीज़ पता, इसके साथ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड है इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंसेक्स का जो 30 टॉप 30 कंपनीज होती है उनको ना लेके उसके बाद वाले जो टॉप 30 कंपनीज है उसको लेने का काम करेंगी ये डीएसपी एसिड मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि इसकी वजह से जो रिटर्न है वो ज़्यादा तो मिलेगा ही, बट जो रिस्क है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज होती है वो सबसे अच्छी कंपनीज होती है, और उसको छोड़ के उसके नेक्स्ट 30 उठाना मतलब थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है। और जब रिस्क ज़्यादा होता है तो उस केस में रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने साफ साफ लिख दिया है, ये जो इंडेक्स है ये फोकस करेगा 30 लार्ज कैप जो कंपनीज होती है आउटसाइड दिस सेंसेक्स, जो सेंसेक्स से बाहर जो लार्ज कैप कंपनीज है उसके ऊपर फोकस करने वाला है ये इंडेक्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ये ध्यान देना है। नेक्स्ट वापस से एक इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया है ये ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड है। और जो ये ग्रो म्यूचुअल फंड, इसके बारे में आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये बहुत ऐड करवाते रहता है, तो ये इन्होंने ही लॉन्च किया है। तो ये ईटीएफ के साथ जो है इंडेक्स फंड भी लॉन्च कर रहा है, जो कि इंडियन रेलवे के जो पीएसयूज होते हैं उनके लिए देखा जाएगा, ठीक है। इंडियन रेलवे पीएसयू आरएचसीटीसी है, इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग सर्विस कॉर्पोरेशन वो भी है, फिर ऐसे बहुत सारे पीएसयूज है। तो ये जो इंडियन रेलवे का जो भी पीएसयूज है उसके ऊपर ये इंडेक्स फंड है, और ये इंडिया का पहला है जिसके से एग्जाम के इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये इंडेक्स फंड का काम क्या रहेगा कि जो भी इंडियन रेलवे का पीएसयू इंडेक्स है उसको ट्रैकिंग करने का, इसे आपको ध्यान देनी है। और ये एक तरह का पैसिव फंड है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये एक तरह का पैसिव फंड है, जिसके लिए जो न्यू फंड ऑफर रखा गया है वो रखा गया 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, और उसके बाद ये वापस से रीओपन होगा 13 फरवरी 2025 से। मैं आपको एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, ये डेट्स इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, बट मेरा काम है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, तो इसके लिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप डेट्स को सीधे-सीधे स्किप कर सकते हो। तो ये जो निफ्टी इंडिया पीएसयू इंडेक्स है इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़े, तो ये बहुत सेफ इंडेक्स है, इसमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ मिला है। और इवन जो ये निफ्टी 500 इंडेक्स है, निफ्टी 50 के अंतर्गत टोटल 50 टॉप कंपनीज आती है, जैसे कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 टॉप कंपनीज आती है, तो वैसे ही निफ्टी 50 में जो है 50 टॉप कंपनीज आती है। तो वैसे ही अगर 500 की बात करें तो 500 जो इंडेक्स आता है इसके अंतर्गत आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, सारे के सारे कैप वाले जो इंडेक्स है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और ये सारे कैप्स को जो है सरप्लस किया है जो निफ्टी इंडिया इंडियन रेलवे जो पीएसयू इंडेक्स फंड है इसने। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाता है कि कैसे हम जो है रेलवे सेक्टर में हम बढ़ रहे हैं इंडिया, ठीक है। तो उसके ऊपर भी ये पोटेंशियल दिखाता है, बिकॉज कोई अगर
सेक्टर या तो कोई भी कंपनी ग्रो करती है तभी जो है उसका स्टॉक एक्सचेंज भी ग्रो करता है, ठीक है। तो ये इंडियन रेलवे ग्रो करने की वजह से ही जो ये इंडेक्स है इंडियन रेलवे का, ये भी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि फ़ोन पे और जो आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस है, दोनों मिलके जो महाकुंभ मेला इंश्योरेंस कवरेज फॉर ट्रैवलर देने जा रहा है। अभी आपको पता होगा ये महाकुंभ होने वाला है जनवरी और फरवरी के बीच में। तो उस केस में जो फ़ोनपे और आईसीआईसी लंबार्ड इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों ने पार्टनर करके जो भी ट्रैवलर्स रहेंगे, उनके लिए एक इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए बात की है, जो कि 1 लाख रुपए का रहने वाला है एक कवरेज। तो इसमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा वो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि ये प्लान जो है कॉस्ट करेगा ₹59 पर पर्सन, अगर वो बस और ट्रेन से अगर महाकुंभ मेला में जा रहे हो, और अगर वो फ्लाइट से जा रहे हो तो ₹19 पर पर्सन करके पड़ने वाला है। जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए करके ऑफरिंग दी जाएगी वेरियस रिस्क के लिए। और ये सब कुछ जो भी ये इंश्योरेंस कवरेज है, ये मिल पाएगा जो फ़ोनपे का ऐप है यहाँ से, और जो इंश्योरेंस देगा वो देगा आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस। जिसकी वजह से ये दोनों ने मिलके ये प्लान लॉन्च किया है। अब ये प्लान के अंतर्गत क्या कहा गया है कि ये प्लान के अंतर्गत हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट, लॉस्ट बैगेज, ट्रिप इश्यू और जो भी डिफरेंट ऐसे इश्यू है जो महाकुंभ मेला के अंतर्गत जब ये पिलग्राम जो उधर ट्रैवल करेंगे, तो उस केस में अगर उनके पास कुछ भी होता है तो उनको कवर किया जाएगा। और ये अवेलेबल रहेगा फ़ोन पे ऐप में 25 फरवरी 2025 तक, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो भी पिलग्राम है उनका सेफली जो है एक्सपीरियंस है, उसी की वजह से ये इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो ये आ रहा है फर्स्ट न्यूज़। तो इसमें आ रहा है कि इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर बनाया गया है। तो ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पे बनाया गया है, ये आपको ध्यान देना है कि सिक्किम में बनाया गया है, ठीक है। और इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय राजीव रंजन सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर होने वाला है, जो कि सिक्किम में बनाया गया है अंडर द प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत। इसमें क्या होगा कि जो भी फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, उसके साथ सस्टेनेबली जो भी है एक्वा कल्चर को भी यूज़ किया जाएगा। उसके साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इको फ्रेंडली केमिकल फ्री फिश फॉर ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो पता होगा कि इनऑर्गेनिक के लिए बहुत चीज़ें की जाती है फिश को पकड़ने के लिए बाय द फार्मर्स और जो भी लोकल रहते हैं वो, ठीक है। तो वो केमिकल की जगह हम जो है ऑर्गेनिक जो है फिश को पकड़ा जाएगा, जिसकी वजह से जो ह्यूमन का हेल्थ है वही बचा रहेगा, और हम अच्छा खाना खा सकते हैं, हम हेल्दी खाना खा सकते हैं। तो आपको इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि ये जो भी ये इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर है, इस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है नाबार्ड का, ठीक है। तो नाबार्ड बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि नाबार्ड जो है ये जो डेवलपिंग क्लस्टर है इसको संभालने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला एयरपोर्ट जिसको रिसीव हुआ है लेवल 5 का एक्रेडिटेशन अवार्ड, ठीक है। तो ये किया गया है मुंबई एयरपोर्ट को, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये दिया किसके द्वारा गया है, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है। तो मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको दिया गया है, जिसको ऑपरेट किया जाता है अदानी एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। और ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का तीसरा एयरपोर्ट है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। अब ये जो है सर्टिफिकेशन या तो ये जो अवार्ड दिया जाता है, किसके दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है कि जो भी एयरपोर्ट जो नेट ज़ीरो कार्बन बैलेंस करते हुए चलती है। तो जो मुंबई एयरपोर्ट है, इन्होंने नेट ज़ीरो कार्बन बैलेंस करके चला हुआ है, जिसकी वजह से ये इंडिया के पहले एयरपोर्ट बन चुके हैं, जिसको ये लेवल 5 का सर्टिफिकेट मिला है बाय दी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है। नेक्स्ट चलते हैं लाइसेंस। तो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और डीएमआई फाइनेंस के ऊपर। तो अब जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटा दी। मैंने इसके ऊपर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, बट मैंने सोचा कि डीएमआई जो फाइनेंस है इसको भी हम एक साथ ही ले लेते हैं। तो आरबीआई ने जो भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी वो लिफ्ट कर दिया गया है, और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगी थी वो समझते हैं। तो इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी वो अक्टूबर 21 2024 में लगी थी कि इन्होंने जो है नॉन कंप्लायंस दिखाया था वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट्स पे, मतलब कि लोन में, ठीक है। लोन में जो है इन्होंने रेगुलेशन सही से नहीं फॉलो कर रहे थे आरबीआई के, जिसके ऊपर इनके ऊपर पेनल्टी लगी थी, मतलब पेनल्टी नहीं सॉरी, जो है रिस्ट्रिक्शन लगी थी। तो अब जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगा हटा दी गई है, क्योंकि इन्होंने जो भी लोन था उसका प्राइसिंग जो है फेयर कर दिया गया है, और रेगुलेटरी के हिसाब से कंपाइलेंस भी दिखाने लग गए हैं। तो इनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी थी ये हटा दी गई है। और दूसरे लाइसेंस की बात करें तो जो सेबी है इन्होंने लाइसेंस अप्रूव कर दिया है 17 कैपिटल को कि वो जो है एज अ इन्वेस्टमेंट
मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं, SMREIT, ठीक है। तो ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर ट्रस्ट है उसके लिए ये जो है ग्रांट किया गया लाइसेंस। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़े तो सेबी ने ग्रांट किया है सत्तारा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की, ये जो है एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन सकते हैं स्मॉल मीडियम रियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देनी है। और सेबी ने ये जो है चौथा ऐसा अप्रूवल किया गया है। इससे पहले प्रॉपर्टी शेयर REPL और उसके बाद एम्बिर स्टोन को ऑलरेडी ऐसा कुछ लाइसेंस दिया गया है, और सतारा कैपिटल को अब लाइसेंस मिल चुका है। और अगर SMREIT की बात करें तो ये जो है एक्सेस ट्रस्टी से एक्सेस जो है इसका ट्रस्टी है, ये भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट में चलते हैं एक्विजिशन और GDP प्रोडिक्शंस पढ़ते हैं। तो ये जो नेशनल डेयरी बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड है गुजरात में, इसको एक्वायर किया गया है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो सुजुकी के बारे में पता होगा, जापान बेस्ड कंपनी है। तो इन्होंने जो है एक्वायर किया है 26% का, ठीक है। तो 26% का स्टैक जो है जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मुद्रा लिमिटेड है यहाँ पे एक्वायर किया गया है। और इसके लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो 34 करोड़ रुपीस का हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है GDP आ रही है। तो GDP प्रेडिक्शन में आ रही है ये कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, इन्होंने इस बार GDP प्रेडिक्शन मारी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए रखी गई है 6.4%। और ये जो है 4 ईयर लो रखा गया है, ठीक है। तो जितनी प्रेडिक्शन किया इस बार सबसे ज़्यादा लो रखा गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो उस समय जो GDP प्रेडिक्शन रखी थी वो 8.2% रखी थी। तो ये चीज़ याद रखनी कि पिछली बार कितना था 8.2% और अभी कितना 6.4%। नेक्स्ट SBI का एक रिपोर्ट आता है जिसको इक्वेब रिसर्च रिपोर्ट भी बोला जाता है, ये भी पॉइंट होता है। और अभी SBI क्लर्क और SBI PO का एग्जाम है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि SBI से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो SBI का जो इको वेब रिसर्च रिपोर्ट है, इसके अंदर का जो इंडिया की GDP रखी गई है वो 6.3% रखी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। और ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है ये जो है डाउनवर्ड बेसिस हुआ है, जिसकी वजह से जो भी इंडिया की GDP है, इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है मैन्युफैक्चरिंग, स्लो लैंडिंग और जो बेस इफेक्ट है, ऐसा कुछ कहना है SBI का, ठीक है। और आप देख सकते हो कि दोनों के GDP में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिन NSO ने भी GDP प्रेडिक्शन जो मारी है वो 6.4% मारी है, और SBI ने GDP प्रेडिक्शन मारी है वो 6.3% मारी है। तो ये देख सकते हो कि GDP प्रेडिक्शन लगभग दोनों का सेम है, और इंडिया की GDP प्रेडिक्शन अभी बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये सब रेट रखी गई है। और ये जो भी रेट्स है इसका तो मैं आपको ऑलरेडी जो अल्टीमेट PDF आता है वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें जैसे 6.4% इसका है और वर्ल्ड बैंक आ गया 6.4%, तो मैं आपको उधर ही लिख के दे दूंगा कि इसके सामने वर्ल्ड बैंक लिख दूंगा, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो, ठीक है। तो वो लास्ट मोमेंट की बात है, अल्टीमेट PDF आएगा तब उसकी बात है, लेकिन अभी आपके लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर पढ़ता है। तो एक नासा का एस्ट्रोनॉट डिस्कवरी अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड जो है टोटल 12 स्टूडेंट्स और 2 चिल्ड्रन को दिए गए हैं। और ये जो 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स है, चिल्ड्रंस बोल रहा हूँ, 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर जो हैं ये आते हैं दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, जो कि हरियाणा बेस्ड है। तो यहाँ से इनको सेलेक्ट किया गया है, और ये सेलेक्ट किया गया है कि इन्होंने मेन बेल्ट एस्ट्रोनॉट TB40 को फाइंड किया है, ठीक है। तो इसमें से दिशा एक क्लास 11 की स्टूडेंट है, और उसकी जो टीम है आर्यभट्टा, इन्होंने ढूंढा है अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल स्वामी देवगन और कावेरी चौहान। ये इन्होंने जो है ढूंढा है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला गया है। IASC सर्टिफिकेट भी रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड तो मिला ही गया, इसके साथ इनको IASC सर्टिफिकेट भी रिसीव हुआ है फॉर डिस्कवरिंग एंड रजिस्टरिंग 11 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी। तो जो 11 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है इसको डिस्कवर करने के लिए इनको सर्टिफिकेट मिला, ये भी सबको ध्यान देनी है। और ये सर्टिफिकेट का नाम क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी रिसर्च कोलैबोरेशन सर्टिफिकेट। उसका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है ये डेनमार्क देता है। और इसके बारे में पढ़े तो जो भी बीचेस, मरीन्स, बोट ऑपरेटर्स जो भी इको लेबल लगाते हैं, मतलब इको फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट रखते हैं, इको फ्रेंडली बीचेस रखते हैं, तो उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, और ये केरला के 2 बीच को दिया गया है, इसे आपको ध्यान देनी है। एक है कपाट ब्रिज, जो कि केरला में चौथी बार
ये जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। और एक इनको दिया गया है कि इको फ्रेंडली कैसे इन्होंने सोलर लाइट और बायो टॉयलेट जो है यूज़ किया है इनके बीच में। उसका नेक्स्ट जो है चल बीच, नाम ही बहुत अजीब है। चल बीच जो है कुन्नूर में है, और ये दिया गया है कि केरला के जो सस्टेनेबल टूरिज्म इमेज है उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बीचेस हैं, ये आपको याद रखना है। और ये क्या दिया गया है इनको, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, जो भी बीच हो या मरीज हो जहाँ पे इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ की जाती है तो उस केस में ये अवार्ड दिया जाता है, इसे आपको ध्यान देनी है। इसके बाद इंडिया जो है फोर्थ एशियन कंट्री बन चुका है जिसको ब्लू फ्लैग बीचेस मिला है। और आफ्टर साउथ कोरिया को मिला है, जापान को मिला है, यूएई को मिला है, और अब जो है इंडिया को मिला है, और ये फोर्थ कंट्री बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। तो ये आ रहा है विजेंद्र प्रताप सिंह को एज अ चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। कहाँ का, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का। और जो पासरा जी थे इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया गया है। और अभी की बात करें तो ये करेंटली कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं बेंगलोर में, और नालकोर गई, और अब जो है इनको सीएफडी बना दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ से बढ़े तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो आ रहा है ये दोनों के दोनों अपॉइंटमेंट लेस अपॉइंटमेंट में आता है। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट आपको जो है ये 53 प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला है जो कि तीसरी बार अपॉइंट किए गए हैं, और मोरोस इनका नाम है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और नेक्स्ट आप अपॉइंटमेंट देख सकते हो, इसलिए लेस इंपॉर्टेंट नहीं आता है। नेक्स्ट चले तो बुक्स के ऊपर पढ़ते हैं। तो जो पहला जो बुक है वो है हाउ इंडिया माउंट G20। अब ये G20 मीटिंग हुई थी ल- जो दिसंबर और नवंबर के बीच में, 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। तो इसके ऊपर ये बुक लिखा गया है कि कैसे कैसे काम हुए हैं। तो और इधर की बात करें तो इधर के शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत जी थे। तो अमिताभ कांत जी ने ही ये बुक लिखा है। और इसमें इंडिया की सिग्निफिकेंट रोल के बारे में बताया गया कि इंडिया ने कैसे होस्टिंग की गई है, और कैसे जो है इंडिया ने काम किया G20 में, तो उसके बारे में इस बुक में लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक में आता है, इसको आपको ध्यान देना है। और अमिताभ कांत की बात करें तो ये इंडिया के G20 समिट में शेरपा जी थे, और उसके साथ ही ये फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ भी है। तो इस चीज़ पे आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इस बुक को जो है पब्लिश किया गया है भाई रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा जो मंथ एंड आएगा कि कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए आप इसको याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट में आता है। नेक्स्ट चलते हैं रिटायरमेंट। तो मार्टिन गुप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने फाइनली रिटायरमेंट ले ली है। और इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से 38 ईयर्स में जो है रिटायरमेंट ली है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज रिटायरमेंट है और इंडिया की तरफ से रिटायरमेंट नहीं है, ये जो है फॉरेन रिटायरमेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन तब भी एक बार आग घुमा लेना, एग्जामिनर का भरोसा नहीं कहाँ से खो। नेक्स्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो इसमें 3 रिपोर्ट आ रहे हैं आज के दिन में। तो ये आ रहा है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-24 का रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके जिनके अंदर का ये कहना है कि जो इंडिया का स्कूल है उनमें जो एनरोलमेंट है वो जो है 2023-24 में 24.8 करोड़ है। और अगर पिछली बात करें तो 2022-23 में 25.17 था। तो आप देख सकते हो कुछ 6% का डिक्रीमेंट है स्टूडेंट के एनरोलमेंट में। तो ये खराब चीज़ है। और ये होने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है जो भी पुअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास है उनके ऊपर। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो अपने जो भी बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, इसमें से आपको कुछ एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि बिहार में जो है हाईएस्ट ड्रॉप दिखे गए हैं। उसके बाद बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ड्रॉप दिखे गए हैं इन टर्म्स ऑफ स्कूल एनरोलमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल टीचर स्कूल है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। और अगर जीरो एनरोलमेंट की बात करें स्कूल्स में, कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें जीरो एनरोलमेंट्स हैं, तो उसमें वेस्ट बंगाल जो है सबसे नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें एनरोलमेंट है ही नहीं, जीरो है। उसके बाद फॉलोड बाय राजस्थान, और फिर उसके बाद तेलंगाना। नेक्स्ट जो है रिपोर्ट आ रहा है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025, और इसको जो है सबमिट किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि टोटल 22% जो है जॉब ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले 2030 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऑलरेडी हमारे पास जॉब है नहीं, और ग्लोबली कुछ 22% जो है और डिस्टर्ब होने वाले 2030 तक। और डिस्टर्ब होने का कारण क्या है वो बताया गया है इस रिपोर्ट में कि टेक्नोलॉजी है, उसके बाद डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, और जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये 22% जो है जॉब लॉस होगा। और अगर
देखें कि कैसे जो है ये 22% जो है ये जॉब लॉस होगा। तो इस रिपोर्ट के अंदर कहना है कुछ 170 मिलियन जो है जॉब क्रिएट की जाएंगी और टोटल 92 मिलियन जो डिस्प्लेस होंगे। और उसके बाद अगर हम नेट देखें तो इसमें नेट जो है जॉब इंक्रीज होगा 78 मिलियन का। तो इस पर ध्यान देनी है। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये आ रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सस्टेनेबल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 का। और इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है बाई यूएन DESA, मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयरनेस ने, जिसके अंतर्गत बोला गया कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.6% है फॉर 2025। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ये रिपोर्ट ये मोस्टली जीडीपी वाला रिपोर्ट है, लेकिन इसमें रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जिसकी वजह से मुझे इसको रिपोर्ट में रखना पड़ा। वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ सीधा डेटा है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना है कुछ है नहीं। नेक्स्ट एक मीटिंग के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये सेकेंड इनलैंड वाटर वे डेवलपमेंट काउंसिल का मीटिंग हो रहा था काजीरंगा आसाम में। और इस मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के। तो इनका काम था कि कैसे हम जो है इनलैंड वाटरवे को डेवलप कर पाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर पाए, उसी के लिए जो है पॉलिसी फॉर्म किया गया है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग को जो है प्रिसाइज कर रहे थे जो सोनोवाल जी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के, ये कर रहे थे। और इन्होंने बोला टोटल एक 1400 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे इनलैंड वाटरवे अक्रॉस 21 स्टेट्स को बनाने के लिए। अब हम किसी के मन में ये चल रहा होगा कि इनलैंड वाटरवे क्या है, उसके बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है इंडिया का मैप है, तो इसके बीच में बहुत सारी सीज बहती है, ठीक है। तो बहुत सारी सी बहती है। तो मान लीजिए ये लखनऊ है, ठीक है, ये लखनऊ है, ये असम है, गुवाहाटी असम है। तो लखनऊ और असम में देख सकते हो कि गंगा आती है। तो वो जो गंगा है उसको इनलैंड बोला जाता है, क्योंकि वो अंदर है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के ये अंदर है, जिसके इसको इनलैंड बोला जाता है। और अगर इनलैंड वाटरवे, अगर कोई शिप या तो कोई बोट के थ्रू अगर हम आ रहे हो लखनऊ से गुवाहाटी तक सी के थ्रू या रिवर के थ्रू, गंगा रिवर के थ्रू, तो उस केस में उसको बोला जाएगा इनलैंड वाटरवे। और इसी के लिए जो इनलैंड वाटरवे है, इसी को बढ़ाने के लिए जो सोनोवाल जी हैं ये 1400 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं टोटल। और इसमें जो है टोटल 21 स्टेट्स को जो है कवर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 14 जनवरी का। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अब अगले हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।